चलो नमस्कार साथियों, आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, हिमालय के बारे में देखेंगे आज अपने। हिमालय, उसका विस्तार, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ और अलग अलग एग्जामों में उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। हिमालय को देखने से पहले हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो हिमालय के निर्माण के संबंध में जो सबसे सटीक थ्योरी बताती है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के जब दो महाद्वीप आपस में टकराए, उन महाद्वीपों के आपस में टकराने के बाद में किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम ट्रांस हिमालय को देखने की कोशिश करेंगे, वृहत हिमालय को, शिवालिक, लघु हिमालय को और शिवालिक को देखने की कोशिश करेंगे। उनकी अलग अलग चोटियों को देखने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्स में उनसे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और वर्तमान में पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर कितनी प्लेटें अवस्थित हैं उनको देखने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तब पृथ्वी भी बनी। तो पृथ्वी में सबसे पहले एकमात्र महाद्वीप था और एकमात्र महासागर था। जैसे आज देखते हैं अपने मेनली बड़े 3 महासागर देखते हैं और 5 बड़े महासागर और 7 द्वीप देखते हैं आज पृथ्वी के ऊपर। लेकिन ये 7 द्वीप कभी ना कभी एक ही आकृति में बने हुए थे, जिनको पेंजिया कहा गया था। जब पेंजिया का और एकमात्र महासागर था, इस पेंजिया के चारों ओर एकमात्र महासागर था जिसे पेंथालासा नाम दिया गया था। महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया गया था, एकमात्र महासागर था जिसे पेंथालासा नाम दिया गया था। बाद में भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर कुछ हलचलें हुई। उन हलचलों के कारण इस पेंजिया का विखंडन हुआ और इस पेंजिया को 2 भागों में बांट दिया गया। पेंजिया को 2 भागों में बांटा गया। पेंजिया के ऊपर वाले भाग को बोला गया अंगारा लैंड, ऊपर वाले भाग को बोला अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को बोला गया, जो दक्षिण वाला भाग था उसको बुलाया गोंडवाना लैंड बोला गया। अब आगे चलकर इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें 6 बड़ी प्लेटें देखने को मिलती है पूरे पृथ्वी पे और 14 छोटी छोटी प्लेटें देखने को मिलती है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि ये पैसिफिक प्लेट देखने को मिलती है, हमको पैसिफिक प्लेट देखने को मिलती है। अमेरिकन प्लेट देखने को मिलती है जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों अवस्थित है, अमेरिकन प्लेट देखने को मिलती है। फिर एटलांटिक प्लेट देखने को मिलती है जहाँ पर अपना अटलांटिक महासागर पड़ता है, एटलांटिक प्लेट देखने को मिलती है जहाँ पर अपना अटलांटिक महासागर पड़ता है। फिर अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलती है, अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलती है हमें। फिर यूरेशियन प्लेट देखने को मिलती है, यूरेशियन प्लेट यानी जिसमें यूरोप और एशिया, जहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों अवस्थित हैं वहाँ पर यूरेशियन प्लेट देखने को मिलती है हमें। और एक और प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ये वाला हिस्सा पूरा जो देख रहे हैं अपने, ये वाला जो हिस्सा पूरा देख रहे हैं अपने, इसको बोल दिया गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, IOP, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही बोल दिया गया। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वतमाला खड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर खड़ी हुई है लगभग हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ पर उससे पहले ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा था, ये कभी ना कभी अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। जैसे मेडागास्कर है, यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है, तो ये भी कभी ना कभी अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण क्या हुआ, ये इससे अलग हो गया, अब अलग हुआ, ये वाला हिस्सा इससे अलग हुआ। ऐसे ही ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, जो अपने ये वाला नीचे वाला पूरा हिस्सा देखते हैं, यहाँ से नीचे वाला पूरा हिस्सा देखते हैं हम भारत का, वो कभी ना कभी अफ्रीका का हिस्सा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के और अग्रसर होने के कारण अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो गति थी वो ये इस डायरेक्शन में जा रही थी और यूरेशियन प्लेट की जो गति थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी। मतलब ये वाली जो प्लेट थी वो इस तरफ फ्लो कर रही थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ फ्लो कर रही थी। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो जहाँ पर ये टकराई उससे पहले यहाँ पे नीचे की साइड में जब यह वाला हिस्सा नहीं था तो यहाँ पे टेथिस सागर नामक भूजल संधि हुआ करती थी। यहाँ पे टेथिस सागर नामक भूजल संधि हुआ करती थी और यहाँ पर कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ हुआ करती थी। तो पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती है जिसका
लैंड के मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके निर्माण से पहले भी वो नदियाँ वहाँ पे बह रही थी। तो इसमें सिंधु नदी थी आपकी, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर थी और सतलज रिवर, ये सारी नदियों को बोला गया पूर्ववर्ती, अलकनंदा रिवर को, इनको बोला गया पूर्ववर्ती नदियाँ। तो इन पूर्ववर्ती नदियाँ जब बहाकर यहाँ पर 33 सागर में अपना मलबा एकत्रित करती थी यहाँ पर। तो जब ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से अफ्रीका से निकला और अफ्रीका से निकलने के बाद में इधर की साइड इसने फ्लो करना स्टार्ट किया, इधर की ओर जाना स्टार्ट किया, तो जब ये दोनों टकराई तो यहाँ का जो मलबा था वो क्या होगा, वो मलबा फोल्ड हो गया, वलित हो गया। तो उससे एक बड़े बृहद पर्वतमाला का निर्माण हुआ जिसे हम आज हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो पर्वतमाला का निर्माण हुआ है ये इसी अफ्रीका से एक प्लेट, एक टुकड़ा अलग हुआ और इधर की ओर विक्षेपित हुआ, इधर की ओर चलना उसने स्टार्ट किया और जहाँ 33 सागर था वहाँ पर आज हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ये यहाँ पर अपनी हिमालय पर्वतमाला बन गई। ये नीचे वाला हिस्सा पूरा भारत वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पर पूरी हिमालय पर्वतमाला बन गई। हिमालय पर्वतमाला के साथ साथ में बहुत सारे चीज़ों का वहाँ पे निर्माण हुआ था, जैसे पामीर की घाट बोला जाता है। पामीर की घाट से कुनलुन पर्वतमाला निकली। कुनलुन पर्वतमाला के साथ साथ में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय में 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, अगर यूँ मेनली देखेंगे तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से पहले से बनी हुई पर्वतमाला है। ट्रांस हिमालय में कितनी भागों में बटा गया है, तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय में है आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में बृहत हिमालय आता है। बृहत हिमालय के बाद में लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय बोला जाता है। और फिर लास्ट में आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या और लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये 3 श्रेणियाँ इसके बाद में बनी। इस प्रकार से यहाँ पे पर्वतमाला देखने को मिलती है। अब हिमालय के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो हिमालय, सबसे पहले अपने ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय का नाम ट्रांस हिमालय इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका अधिकतम जो पार्ट है वो अधिकतम पार्ट तिब्बत में होने के कारण उसे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की ये 3 प्रमुख पर्वतमाला है जिसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8611 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर अवस्थित है K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर लंबी है। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के बाद में लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। तो इस लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से आपकी सिंधु रिवर यहाँ से फ्लो करती है। ये सिंधु रिवर यहाँ से फ्लो करती है और पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, सिंधु रिवर यहाँ से दमचोक के निकट से यहाँ से प्रवेश करती है यहाँ से, और ये इधर पूरी जाती है। इसके किनारे लेह बसा हुआ है, लेह जो कि अभी वर्तमान में लद्दाख की राजधानी लेह, इसके दाएं किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, जो कि वर्तमान में लद्दाख की राजधानी है। ये हो गया अपना काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इससे इतना काफ़ी है। उसके बाद में बात आती है अपने बृहत हिमालय। ये अपने जो देख रहे हैं ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये पूरी बृहत हिमालय की नाम। बृहत हिमालय एक क्रमबद्ध पट्टी के रूप में है, 2500 किलोमीटर लंबा है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो हिमालय है इसका जो इधर की ओर चौड़ा है, इधर की ओर ऊंचा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जब टकराई तो यूरेशियन प्लेट की जो फ्लो था इधर की ओर था और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का फ्लो इधर की ओर था। जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो ये प्लेटें ऐसे टकराई तो स्वाभाविक सी बात है पूर्व की ओर ज़्यादा जोर लगा, ज़्यादा दबाव लगा होगा, तो ज़्यादा दबाव के कारण इधर की चोटी ऊंची हो गई और इधर की थोड़ी चौड़ी हो गई।
मतलब इस साइड की जो चोटियाँ है वृहत हिमालय की ये चौड़ी हो गई और इस साइड की जो है ये हो गई ऊंची। इसलिए इस साइड में ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हिमालय की पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह जो पाए जाते हैं नेपाल वगैरह में, या अपना काराकोरम पाया जाता है। ये सारी जो कहीं पाई जाती हैं पूर्व की ओर पाई जाती है। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो उससे पहले अपने बात करें कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है आपका नंगा पर्वतमाला से लेके, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है नंगा पर्वतमाला, नंगा पर्वतमाला से लेके, नंगा चोटी से लेके इधर नामचा बर्मा तक पड़ता है, नामचा बर्मा चोटी तक अवस्थित है। 2500 किलोमीटर लंबा है, क्रमबद्ध पट्टी के रूप में है। सबसे एवरेज इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है वृहत हिमालय की सबसे एवरेज ऊंचाई। इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। 4400 मीटर से ऊंची कोई भी पहाड़ी होती है तो वहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है, ठीक है, वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद में आपने देखेंगे अगली जो श्रेणी है लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय एक क्रमबद्ध पट्टी के रूप में ना होकर टूटा फूटी अवस्था में देखने को मिलता है हमें। जैसे ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये कुछ भागों में बटा हुआ है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत। ये 5 अलग श्रेणियों में बटा हुआ है लघु या मध्य हिमालय। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियों में बटा हुआ है। उसके दक्षिण में क्या आता है, उसके दक्षिण में आता है शिवालिक हिमालय। अच्छा, वृहद हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं या आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, और जो अपना शिवालिक चोटी है इसे बाह्य हिमालय भी बोला जाता है या निम्न हिमालय भी बोला जाता है। बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय किसे इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं है, ये सबसे कम ऊंचा है। जैसे अगर अपने देखेंगे तो ये शिवालिक की चोटी, ये फिर ये देखेंगे तो ये आपकी मध्य हिमालय या लघु हिमालय की चोटी, और ये ऐसे देखेंगे तो ये वृहद हिमालय की चोटी देखने को मिलती है। सर्वोच्च हिमालय की चोटी ये इतनी लंबी है, ठीक है। इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो शिवालिक का विस्तार जो है लगभग यहाँ तक ही देखने को मिलता है, सिक्किम या नेपाल तक ही देखने को मिलता है। इसका आगे जो इसका विस्तार है जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है, एक क्रमबद्ध पट्टी के रूप में देखने को हमको नहीं मिलता है। जैसे अगर इसकी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की बात करें जो कि हिमालय का ही हिस्सा है, डफला, मिरी, अबोर, मिशिमी, पटकाईबूम, नागामूम, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजो की पहाड़ियाँ जो कि हिमालय का हिस्सा है, किंतु हिमालय क्रमबद्ध पट्टी के रूप में नहीं होता है। यहाँ के बाद में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। डफला, मिरी, अबोर, मिशिमी, पटकाईबूम, नागाबूम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के पहाड़ियों के जैसे देखने को मिलता है। अब अगर हम पूरे हिमालय को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू लाइन बनाई हुई है और नीचे कुछ डॉट्स बना रखे हैं। इधर की साइड भी हमने ब्लू लाइन बना रखी है। तो ये क्या हुआ है कि नंगा पर्वतमाला से लेके ये दक्षिण की ओर विस्थापित हो गया है, मतलब दक्षिण की ओर इसने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया हिमालय ने, और यहाँ से नामचा बर्मा पर्वतमाला के बाद में इसने क्या किया है, दक्षिण की ओर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपके म्यांमार में या बर्मा भी कहते हैं जिसे अपने, वहाँ पे जो पर्वतमालाएं पाई जाती है अराकान योमा, जो अराकान योमा पर्वतमाला पाई जाती है म्यांमार में, ऐसा कहा जाता है कि वो हिमालय का हिस्सा है। और उसके साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के रूप में जो अपने को छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, ये भी किसका हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा माना जाता है। छोटे ये समुद्री कटक के रूप में पाए जाते हैं, कटक के रूप में पाए जाते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र। उसके अलावा अगर हिमालय की बात की जाए तो इसके अलावा अब इसकी चोटियों के बारे में देखने की कोशिश करते हैं अपने। इसकी सारी चोटियों जो मेन चोटियां हैं इसकी, उन सारी चोटियों को देखने की कोशिश करेंगे अपने। तो सबसे पहली बात तो अपने कर ली K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किंतु वर्तमान में भारत में अवस्थित नहीं है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वर्तमान में अवस्थित है। अगर अपने वर्तमान में भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर पड़ता है। इसको बोला गया है कंचनजंगा।
ये भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8586 मीटर ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा 8586 भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा अगर अपने देखने की कोशिश करें कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं, तो ये क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे अपने। जैसे अपने देखेंगे उसके बाद में पड़ती है यहाँ पे मकालू पड़ती है, मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट पड़ती है, फिर मसालू पड़ती है, फिर अगर देखेंगे अपने तो धौलागिरी पड़ती है, और फिर देखेंगे अपने तो अन्नपूर्णा पड़ती है। ये जैसे ये अन्नपूर्णा चोटी कभी अपने से क्रम पूछ लेता है। फिर अपने मसूली पड़ती है, फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पड़ती है, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कितने मीटर लंबी है, तो 8848.86 अभी जो नया डाटा आया है उसके आधार पर 8848.86 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में इसे। उसके अलावा जो तिब्बती लोग हैं, जो तिब्बती भाषा में इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है इसे। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट की। उसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी दो जनों ने सबसे पहले चढ़ी थी, तो शेरपा तेंजिंग थे जो भारत के थे, और सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी जो थे न्यूजीलैंड के थे। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों ने साथ में ये चोटी फतेह की थी, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति की बात आ जाती है तो शेरपा तेंजिंग की बात आती है। उसके अलावा पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी थी, तो जुंको तेबई जापान की थी, जो सबसे पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। उसके अलावा भारत की तरफ से सबसे पहली महिला कौन सी थी, तो बछेंद्री पाल के बारे में जाना जाता है कि बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने सबसे पहले भारत की ओर से उन्होंने भारत की पहली महिला थी जिसने उस चोटी को फतेह किया था। अब एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संतोष यादव नाम की महिला है, उन्होंने इस चोटी को 2 बार फतेह किया था। एक बार में उन्हें संतोष नहीं हुआ था तो उन्होंने इस चोटी को 2 बार फतेह किया था। तो 2 बार एवरेस्ट पर चलने वाली, लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी। इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मकालू, मसालू, उसके बाद में एवरेस्ट, फिर मकालू, इस प्रकार से बढ़ते हैं। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे आती है आपकी K2 गार्डविन ऑस्टिन, उसके बाद में आती है कंचनजंगा। ये विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर अगर बात करें यहाँ पे, और अगर अपने बात करें तो यहाँ पर बात करें अपने कि यहाँ पे पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है, तो अन्नपूर्णा, मसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर आपकी है कंचनजंगा, सॉरी माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। ये अगर बात की जाए तो इस प्रकार से देखा जाएगा इसको। ठीक है, अब ये सारा विस्तार तो ठीक है। उसके अलावा एक और व्यक्ति हुए हैं सर सिडनी बुर्नार्ड। सर सिडनी बुर्नार्ड ने क्या किया है कि इस हिमालय को जो क्या किया है, उन्होंने प्रादेशिक विभाजन किया है। अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से उन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया। क्या बांटा उन्होंने बोला, उन्होंने सर सिडनी बुर्नार्ड, सबसे पहले उनका नाम लिख लेंगे, सिडनी बुर्नार्ड नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, सिडनी बुर्नार्ड नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने इसका प्रादेशिक विभाजन किया है। तो उन्होंने इस प्रादेशिक विभाजन का सबसे बड़ा आधार क्या माना, उन्होंने सबसे बड़ा आधार माना नदियों को आधार बना। सिंधु से सतलज, इन्होंने 4 अलग अलग नदियों, 4 या 5 अलग अलग नदियों के आधार पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। क्या बांटा कि सिंधु से सतलज के बीच का क्षेत्र, फिर सतलज से सिंधु सतलज से काली नदी के बीच का क्षेत्र, फिर काली नदी से लेके तीस्ता नदी का क्षेत्र, तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र, और तीस्ता नदी से लेके सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग नदी,
के मध्य के क्षेत्र को अलग 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 भागों में बांट दिया। इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? पंजाब हिमालय बोल दिया, पंजाब हिमालय बोल दिया। सतलज से काली के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय बोल दिया, कुमायूं हिमालय बोल दिया। उसके अलावा काली से तीस्ता के क्षेत्र को इन्होंने बोल दिया नेपाल हिमालय बोल दिया, नेपाल हिमालय बोल दिया। और तीस्ता से दिहांग के मध्य के क्षेत्र को असम हिमालय बोल दिया। और इसकी कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये भी बता दिया। जैसे नेपाल 800 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, नेपाल हिमालय। उसके बाद में असम हिमालय की बात करें तो 720 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो 560 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर कुमायूं हिमालय की बात कर ले तो ये 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ हमको देखने को मिलता है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 720 किलोमीटर क्षेत्रफल में इस पूरे वाले क्षेत्र को नदियों के हिसाब से यहाँ से सिंधु नदी से लेकर सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, इन नदियों के बीच में इसको बांट दिया गया है सर सिडनी बोर्नाट के द्वारा, सर सिडनी बोर्नाट के द्वारा। ठीक है, ये पूरा हिमालय, इसका निर्माण, हिमालय के निर्माण के बाद में उसका कैसे कैसे विस्तार हुआ, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। आई होप आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।